करते हैं आप सभी लोग बिल्कुल सही होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि हमने आपसे जैसा वादा किया है कि आपके जितने पिछले 3-4 सालों में पेपर हुए हैं, कोशिश करेंगे आपके एग्ज़ाम तक वो सारे पेपर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकें। देखेंगे आपका ये जो एग्ज़ाम है, आपका ये 21 जनवरी को एग्ज़ाम 2024 को हुआ था। इसमें आपके बाल विकास के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और इससे पहले हमने 7 जुलाई के पेपर का आपका सॉल्यूशन करा दिया था। जिन लोगों ने उसको ना देखा हो तो ज़रूर जाकर देख लेना चैनल पर हमारे जाकर। चलिए देखते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको 30 क्वेश्चन में से आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर 1-2 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, बाकी यहीं से मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर सीटेट हमेशा रिपीट करता रहा है क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती हैं। तो देखा जाए लड़के और लड़की में जब समानता की बात नहीं होती है तो वो हमारा क्या प्रदर्शित करता है, जेंडर रूढ़िवादिता को दिखाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। तो फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, अपसारी चिंतन खाली स्थान जबकि अभिसारी चिंतन। तो एक चीज़ याद रखना है, जो हमारा अपसारी चिंतन होता है ये जो है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। अपसारी चिंतन अगर आपसे पूछता है कि अपसारी चिंतन क्या है तो ये कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि जो हमारा अभिसारी चिंतन होता है ये एक सही समाधान पर क्या रहता है, स्थिर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में जो है सही नहीं है। तो समावेशी शिक्षा के बारे में हमारा क्या सही नहीं है, ये जो है निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। ये बात बिल्कुल आपकी इस बारे में समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। बाकी आप तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे ये क्या हमारे सही हैं। आगे देखते हैं अभिकथन और कारण वाला आपका क्वेश्चन। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल बात सही है। पैटर्न ढूंढना पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थी को जानकारी को सार्थक रूप में संसाधित करने में मदद मिलती है, ये भी बात सही है। तो देखा जाए आपका जो है ए आर दोनों सही हो जाएंगे, ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4 का फर्स्ट वाला। आगे देखते हैं 4 नंबर, फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है, ये बात गलत है। तो देखा जाए आपका ए सही है, लेकिन आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना होती है। कहने का मतलब जो हमारा अभिप्रेरणा का आरोपण सिद्धांत है ये किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना रहती है। तो आप देखेंगे असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण जो है इसके द्वारा जो है बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना हमेशा रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 6 का कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। जो हमारी एक प्रगतिशील शिक्षा है इसके बारे में एक प्रमुख सिद्धांत क्या है, ये कहता है कि सीखना जो है वो प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। अगर आपसे कोई बोलता है कि प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या है तो सीखना हमारा क्या है, ये प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कहता है आपसे तर्क चिंतन और समस्या समाधान की जो व्याख्या है हमारी वो किस में की जाती है, संज्ञानात्मक विकास में की जाती है। आपको याद रखना है तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या किस में की जाएगी, तो संज्ञानात्मक विकास में। आगे देखते हैं
लियो वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए क्या आवश्यक है। तो आपको पता होना चाहिए लियो वाइगोत्स्की जी जो है स्वनियमन के लिए निजी वाक को महत्वपूर्ण बताते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कथन और कारण वाला आपका क्वेश्चन है 10 नंबर। क्या कह रहा है इसको भी समझेंगे। कहता है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणामों के आधार पर अच्छा या बुरा समझने में इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। बिल्कुल बात ये सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ये भी बात सही है। तो आपका जो है ए आर दोनों सही हो जाएंगे। आर ए की सही व्याख्या करता है तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो आपके गार्डनर का सिद्धांत है उनमें से कौन सा बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं का सही मेल का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। संगीत में आप देखेंगे प्रदर्शन की बात हो रही है और रचना करने के कौशल के बारे में बात हो रही है। यही जो है गार्डनर के बहुबुद्धि के बारे में बिल्कुल सही सेट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। आपसे नेगेटिव पूछा गया है। तो आप देखेंगे अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। ये बात जो है अधिगम के बारे में बिल्कुल सही नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। यानी जो हमारा कौन सा कारक है जो समस्या समाधान को बढ़ावा देगा, ये हमारा अपसारी चिंतन। क्योंकि अपसारी चिंतन में क्या होता है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, इसीलिए जो है ये समस्या समाधान को क्या देगा, बढ़ावा देता है। आगे देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। ये किस स्तर पर हमारे होता है, तो कोहलबर्ग के पहले स्तर के दूसरे चरण में ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में वो अपना ही लाभ देखते हैं। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। वांछित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है। जो हमारा एक वंचित वर्ग होता है उससे संबंधित विद्यार्थियों को अगर समावेशन के लिए क्या जरूरी होगा, तो आपको जो है उनके जो विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। तभी जो है वांछित वर्ग भी समावेशन के अंदर आ सकेगा। तो आपको याद रखना है विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को क्या देना है, बढ़ावा देना चाहिए। तभी जो हम लोग वांछित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों को क्या करते हैं, समावेशन के लिए ला सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की विशेषता कौन सी है। यानी जो हमारी उपयोगी प्रतिपुष्टि होती है इसकी विशेषता कौन सी एक हो जाएगी, या सामयिक और विशिष्ट होती है। ये बात जो है उपयोगी प्रतिपुष्टि के लिए बिल्कुल सही है। आपका 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शेषवावस्था में जो है अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, विकास सिर से पांव तक होता है, भाषा का विकास तेजी से होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, ये भी बात गलत है। तो आप देखेंगे आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में क्या होंगे, तेजी से बढ़ते रहते हैं। तो आपका 17 नंबर का कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान का उचित स्थान पर मूल्य देना चाहिए। फिर क्या देखेंगे, कारण हमारा क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को उनके सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को क्या बनाएगा, सुगम बनाता है। आप देखेंगे दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 18 का फर्स्ट वाला। ए आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या भी कर रहा है। तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा।
रचनात्मक मूल्यांकन किसे नहीं माना जाएगा? आप देखते होंगे हमारा तुलना करना जो है ये रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, यही हमारा रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। देखते 20 नंबर क्वेश्चन। पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? यानी जो हमारा पठन वैकल्य होता है इसकी एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो एक चीज़ याद रखना है, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में क्या होनी की होगी? कठिनाई होगी। पठन वैकल्य में क्या? पढ़ने में दिक्कत, तो यानी ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र को जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में क्या करेगा? मदद करता है। तो इसमें जो है गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन में मदद ये आपका कर सकता है ऑप्शन नंबर बी। वे प्रश्न जो छात्र की क्या पूछेंगे? उनकी व्यक्तिगत राय पूछेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 21 का बी वाला सही हो जाएगा। वे प्रश्न जो छात्र की क्या पूछेंगे? व्यक्तिगत राय पूछते हैं। बाध्यता एक खाली स्थान स्थिति है जबकि अक्षमता एक खाली स्थान स्थिति है। इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपके पेपर में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आया था, इसको देखेंगे क्या। बाध्यता एक जो है हमारी एक जैविक स्थिति है। अगर आपसे पूछा है कोई बाध्यता क्या है, तो बाध्यता एक जो है वो जैविक स्थिति है, जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। तो आपका 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो हमारी जो संज्ञान और भावनाओं के बीच में परस्पर है, तो आप देखेंगे ऑप्शनों को, तो एक चीज़ आपको याद रखना है, जो हमारी संज्ञान और भावनाएं जो हैं ये आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप पर क्या होंगी? निर्भर होती हैं। तो आप ऑप्शन नंबर 23 का कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। तो आपका 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? तो आप देखेंगे जो प्राथमिक स्तर पर क्या होगा, भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? तो जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का क्या करेंगे? उपयोग करते हैं, तभी जो हमारा प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास क्या होगा? संसाधित होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अप्रेरणा का सही वर्णन करता है? अगर आपको अंदर से प्रेरणा आएगी किसी कार्य को करने के लिए तो आप इसको मौज मस्ती के साथ करेंगे। तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आंतरिक प्रेरणा जो है जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 25 का बी वाला। आगे देखेंगे 26 नंबर पर कौन सा आलंबन के उदाहरण है, यानी जो हमारा एक आलंबन है इसके उदाहरण कौन कौन से हैं ये देखते हैं। बोलकर सोचो बिल्कुल सही है, संकेत और इशारा ये भी सही है, प्रश्न करना ये भी बात सही है, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना ये भी सही है, रटकर दोहराओ बिल्कुल बात गलत है। तो आपके ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 सही हो जाएंगे। तो देखा जाए 26 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक है, रेखीय है, समीप दूराभिमुख है या शीर्षगामी है। तो एक चीज़ याद रखना है, जब सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल अगर विकसित करता है तो विकास हमारा जो है समीप दूराभिमुख होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 27 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना है 27 का डी। सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल की बात हो रही है तो समीप दूराभिमुख सिद्धांत हमारा सही हो जाएगा विकास के बारे में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग अब 28 क्या कहता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से क्या करेगी?
अलग करती है। तो एक चीज़ याद रखना है, जब जीन पियाजे के बारे में बात हो रही है और जो है हमारा मूर्त संक्रियात्मक सोच को जो है पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करने की बात करता है, ये किसमें होती है? हमारे विकेंद्रण में। ठीक है, तो आपका 28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्या कहता है। रस्सी कूदते समय पैरों में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? कहने का मतलब वो जब रस्सी से आउट हो रही तो वो बोल रहे कि मुझे किसने आउट किया? रस्सी ने। तो ये जो विकास का सिद्धांत है पियाजे का, ये किस अवस्था में बच्चे इस तरीके की चीज़ सोचते हैं, यानी जो निर्जीव चीज़ है उसको भी वो लोग जीवित समझते हैं। ये किस अवस्था में बात होती है हमारे? तो एक चीज़ याद रखना है, ये हमारी पूर्व चलन अवस्था में बात होती है, जिसको हम लोग जीववादी भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 29 का कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला, पूर्व चलन अवस्था में ऐसा होता है। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं, यानी जो हमारा सीखने का सामाजिक संरचनावादी विचार है, ये किस बात की वकालत करता है? तो देखेंगे, शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते, बिल्कुल बात गलत है। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये बात बिल्कुल आपकी देखा जाए तो सही है। लेकिन आगे देखते हैं, अभी कोई इससे बेटर तो आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा। व्याख्यान देना और समझाने का प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, ये बात बिल्कुल भी आपकी गलत है। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है, ये भी बात आपकी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का क्या करेंगे? निर्माण करते हैं। ये वो भी किसमें? सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार में इसी बात की वकालत होती है कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। ये प्रीवियस ईयर की सीरीज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रही होगी, तो प्लीज़ इनको ज़रूर आपको क्वेश्चनों को देख कर जाना है एग्ज़ाम से पहले। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।